अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करेंगे बायोस्टैटिक के बारे में। तो बायोस्टैटिक होता क्या है देखिए, और उसकी हम क्यों जो है एज ए नर्सिंग प्रोफेशन जो है वो एज ए नर्सिंग प्रोफेशन हम क्यों जो है वो यूज़ करते हैं। तो आइए इंशाल्लाह इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह, और बायोस्टैटिक की जो पोल कमांड होगी इंशाल्लाह वो आपको हासिल होंगी। पहला मैं आपको ये बताता हूँ कि जो बायोस्टैटिक का जो मेन स्लाइड्स वगैरह होती है ना, तो वो थोड़ा-सा मतलब उसकी जो सीरीज़ है वो डिसऑर्गनाइज़ है। तो इसीलिए ये जो मैं आपको स्लाइड प्रेज़ेंट कर रहा हूँ ना, तो ये स्लाइड इंशाल्लाह आपको वेल अ, ऑर्गनाइज़ मिलेंगे, और जो यूनिट्स में कमी है, मतलब अब केम्यू के जो कोर्स कंटेंट है वहाँ है, और यहाँ पे जो है वो स्लाइड में नहीं है, तो वो हमने इंक्लूड किया हुआ है। इंशाल्लाह आप कंपैरिज़न कर लें अदर स्लाइड से, तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको फ़ॉलो करो, इंशाल्लाह ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो इंशाल्लाह हम सीरीज़ में जो है वो चैप्टर वाइज़ के जो पार्ट्स और ये सब चीज़ें इंशाल्लाह बायोस्टैटिक की प्लेलिस्ट में होंगे, ठीक है? तो चलते हैं बायोस्टैटिक क्या है, ठीक है? तो पहले तो ये क्वेश्चन ज़हन में आते हैं कि बायोस्टैटिक हम या बायोस्टैट हम क्यों जो है वो नर्सिंग में पढ़ते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंस तो ये है कि देखिए, हम क्या करते हैं, देखिए जब हम रिसर्च वगैरह करते हैं या कोई भी डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं ना, तो वो बहुत से जगहों से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, और मुख्तलिफ किस्म की जो है वो एजेस मुख्तलिफ होती है, या उसकी डिजीज़ की जो प्रोसेस होती है वो, या मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ होती है, तो ये हमें फिर पता नहीं चलता। ये तो मतलब रैंडमली हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से वो डेटा हम फिर ऑर्गेनाइज फॉर्म में ले आएंगे, तो फिर इसमें क्या करते हैं, हमें आसानी से थ्रू ग्राफ प्रेजेंटेशन, थ्रू पाई चार्ट, थ्रू मतलब बार चार्ट, ठीक है? तो ये सब चार्ट जो है, ये फ्रीक्वेंसी चार्ट, ये सब में आपको विद इन मिनट जो है वो आपको सारे डेटा के रिजल्ट मिलेंगे। तो ये आसानी होती है ना आप नर्सेस के लिए। तो ये जो है इसलिए एज नर्सिंग हम, तो इसका मेन रीज़न ये है कि हम अगर हॉस्पिटल के बेस पे देखें, तो हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि कितने हॉस्पिटल में जो है ओपीडी अभी हुआ है, ठीक है? तो इसी तरीके से हम आसानी से जो है वो ऐज़ मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो यूनिट था वो है इंट्रोडक्शन टू बायोस्टेट। तो बायोस्टेट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इंशाल्लाह फर्स्ट पार्ट में। तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है, आप लोगों को कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेक्चर्स क्या-क्या है, ठीक है? तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर द स्टूडेंट शुड बी एबल्स टू डिफाइन, ये हमारा ऑब्जेक्टिव से ये आपने क्लियर करना है इंशाल्लाह इस, और मैं आपको जो है वो कंसेप्चुअली ये क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले जो है वो मतलब स्टैटिस्टिक है। तो स्टैटिस्टिक होता क्या है? स्टैटिस्टिक किस तरीके से हम मालूम करते हैं? फिर पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो पॉपुलेशन क्या है? उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे है? फिर पॉपुलेशन में जो इंक्लूसिव और एक्सक्लूशन जो क्राइटेरिया है वो क्या है? डेटा क्या है? डेटा के टाइप फिर क्या है? वो कौन-कौन से डेटा है हम लेते हैं? फिर वेरिएबल है, तो वेरिएबल कौन-कौन से हैं, और फिर इसमें अंदर जो है वो सब पार्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये सब इंशाल्लाह इसमें ही कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं कि स्टैटिस्टिक क्या है, ठीक है? तो स्टैटिस्टिक जो है वो एज़ पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है? फिर तो अगर आप देखें ना कि पॉलिटिकल साइंस जो है ये खुद, मतलब ये स्टैटिस्टिक पॉलिटिकल साइंस की ब्रांच नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस जो है जिसमें हम देखते हैं कि जो, और मतलब इलेक्शन वगैरह हो जाती है, फिर उसकी जो डेटा आ जाती है उसको कलेक्शन करने के लिए, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सब चीज़ें क्या होती है? तो पॉलिटिकल साइंस, पहले मैं बताता हूँ कि इस पॉलिटिकल साइंस जो है मतलब ये स्टैटिस्टिक की कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है? लेकिन पॉलिटिकल साइंस में स्टैटिस्टिक यूज़ होता है। किस तरीके से? जब हम इलेक्शन करते हैं तो उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की जो इलेक्शन एनालिसिस करना, उसकी जो फिर मतलब उसकी रिज़ल्ट निकालना, तो ये सब चीज़ें जो है स्टैटिस्टिक में ही होता है। तो पहला जो पॉइंट है कि स्टैटिस्टिक है कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट एग्जांपल है कि पेशेंट अटेंडिंग अ क्लिनिक, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, और हॉस्पिटल भी है, लेकिन मैं अगर एमएमसी की बात करता हूँ, जो मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स की बात है ना, तो वो हम स्टैटिस्टिक इसी तरीके से निकालते हैं कि यहाँ पे, सॉरी फॉर द अदर एक्टिविटी। तो इसी तरीके से हमने एमएमसी की बात करा था कि देखिए एमएमसी में पर डे में कितनी जो है ओपीडी ओपीडी हो गया है या होती है ना, तो ये हम जब देखते हैं ये स्टैटिस्टिक पे देखते हैं।
फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि ओपीडी में जो है वो कितने पेशेंट अटेंड किए हुए हैं, 4000 पेशेंट ने पर डे में अटेंड किए हुए, तो ये स्टैटिस्टिक हो गया, मीन नंबर हो गया ना। मतलब एग्जांपल हम आपने जो है वो मालूम किया। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेटा सेट में मीन और जो जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो ये सब चीज़ें बाद में जो है मीन क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन की, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह सेकंड और थर्ड चैप्टर में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे, इंटेंसिटी और मेजरमेंट ऑफ वेरिएशन में इंशाल्लाह। ठीक है, तो सिर्फ आपने याद रखें कि जो मीन लेते हैं या उसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन, तो ये सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है स्टैटिस्टिक के। फिर बेसिक डिफिनीशन अगर आपसे कुछ पूछ ले ना, तो स्टैटिस्टिक का जो डिफिनीशन है यही है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स है, जिसमें हम डीलिंग विद द कलेक्टिंग मीन, उसमें हम डेटा जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, और फिर उसको एनालाइज करते हैं, मीन उसको टेस्ट आउट करते हैं, और फिर समराइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मतलब अगर हम देख लेना तो समराइज ये कि एवरेज हेमोग्लोबिन की, या इसी तरीके से हेमोग्लोबिन की लेवल हम मर्दान में देख सकते हैं या पेशावर में देख सकते हैं। ठीक है, इन इंटरप्रेटिंग डेटा, तो इसी तरीके से हम फिर डेटा को इंटरप्रेट करते हैं। तो ये कंबाइन हम आपको डिफाइन करते हैं कि हम डेटा को कलेक्ट करके क्लासिफिकेशन के बाद एनालाइज करना, और फिर उसको समराइज फॉर्म में जो है वो इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट मीन आपका रिजल्ट आ जाती है। तो ये क्या होती है, ये एक स्टेटिस्टिक होती है। तो स्टेटिस्टिक का डिफिनीशन आपकी समझ में इंशाल्लाह कोशिश है कि आई होंगी। फिर डेफिनेशन की और फिर लिमिटेशन की कुछ लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक के, कि वो कौन कौन से बातें हैं जो इसकी हद से पर ये नहीं गुजरेगा। स्टैटिस्टिक में पहले जो लिमिटेशन है कि स्टैटिस्टिकल लॉ आर हेल्ड टू बी ट्रू ऑन द एवरेज। तो फिर हम क्या, पहला पॉइंट ये है कि स्टैटिस्टिक का पहला पॉइंट ये है कि ये एवरेज पे बात करेगा। ये कभी भी जो है वो स्टैटिस्टिकल लॉ को जो है वो ये मोस्टली किस चीज़ पे फेवर देते हैं, एवरेज पे। मतलब ये है एवरेज किसी तरीके से दूसरी पॉइंट को देखे, इसमें आपको क्लियर होंगे। कैन एनालाइज ओनली द कलेक्टिव मैटर एंड नॉट इंडिविजुअल मैटर। तो पहले जो हमने एवरेज की बात की ना, कि ये स्टैटिस्टिकल लॉ है कि ये होल्ड करता है किस चीज़ को, मतलब ट्रू ऑन द एवरेज, और ये एवरेज को सिर्फ कलेक्ट करते हैं। ये कभी भी जो है वो एनालाइज नहीं करते कि मतलब ठीक है, ओनली द कलेक्टिव मैटर मीन एवरेज मैटर, नॉट इंडिविजुअल इवेंट। देख, ये कभी भी स्टैटिस्टिकल आपको कभी भी एक एक जो है वो इवेंट की इंडिविजुअल मतलब स्टैटिस्टिक या नंबर नहीं दे सकते, ये एवरेज लेते हैं। सारों का एवरेज लेते हैं। तो ये एक लिमिटेशन है कि ये एवरेज पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ये एमसीक्यूज में आते हैं। रिजल्ट आर ए सर्टन बाय ए सैंपल सो अफेक्ट बाय द सैम्पलिंग एरर। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सैम्पलिंग करें करना है टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये बात पढ़ पाएंगे। तो लेकिन यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है कि मतलब सैंपल जो है, अगर आपने ए सर्टन मीन आपने गलत सैंपल लिए, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी जो स्टैटिस्टिक आते हैं, जो रिजल्ट आते हैं, वो एरर होंगी। साफ सी बात है, अगर आप मैथ्स करते हो, मैथ्स में कोई एक 3 के बजाय 4 लिख ले या 4 के बजाय 3 लिख ले, तो एरर आएगा। तो इसी तरीके से जो है वो ये 3 लिमिटेशन है। फिर आते हैं पॉपुलेशन की तरफ। तो पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन आपको पता है कि जहाँ मतलब पॉपुलेशन हमारा वो होंगी जहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हम मर्दान की बात करते हैं, तो मर्दान में अगर हम एक केस को जो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है, तो उस पे हम एग्जांपल ले लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसकी पॉइंट है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मतलब फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम स्टडी करेंगे एक्चुअल या एसेसिबल, जहाँ जिस पॉपुलेशन का हम एसेसिबिलिटी रखते हैं। फॉर एग्जांपल हम सारे मर्दान की एसेसिबिलिटी है। तो दूसरा पे हम सैंपल लेंगे, तो सैंपल में हम मतलब सैंपल अगर हमने सैंपल ठीक नहीं ली, ये वैसे ओवरव्यू है। इसके बाद जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा अच्छे है, वो इस पर आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सैंपल एरर और रैंडम जो है वो एरर, अगर कोई आपसे सैम्पलिंग वगैरह में एरर हो गया तो फिर बाद में एरर होगा आपकी रिजल्ट में। थर्ड नंबर पे है कि टारगेट पॉपुलेशन, जहाँ पे आप टारगेट करते हैं कि हमारा यूनिवर्स या सोर्स से पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल हम मर्दान कलेक्ट करते हैं, फिर इसमें एक कॉलेज को जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस कॉलेज को जो है वो आपने क्या करना है, आपने कलेक्ट करना है। इस फिर एक कॉलेज को जो है वो फिर आपने क्या करना है, स्टडी करना है। तो फॉर एग्जांपल ये है कि यहाँ पे दूसरी पिक्चर में देखें, यहाँ पे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएंगे। फिर फोर्थ नंबर जो पॉइंट है कि एक्सटर्नल पॉपुलेशन क्या है। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल पॉपुलेशन यही है कि मतलब आउट ऑफ द कंट्री जो है वो जो पॉपुलेशन रहते हैं वो हम एक्सटर्नल पॉपुलेशन में लेते हैं, ठीक है। तो टारगेटेड पॉपुलेशन अलग हो गया कि यह है जहाँ पे हमारा सोर्स ऑफ पॉपुलेशन है, और एक्सटर्नल पॉपुलेशन हमारे जो है वो क्या है, जो आउटसाइड ऑफ द कंट्री जो है वो
पॉपुलेशन है। लेकिन यहाँ पे एक और के एक्सटर्नल पॉपुलेशन का कि इमिग्रेंट्स पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इन इंग्लैंड इन एक्स्ट्रापोलेटिंग द रिजल्ट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से जो लोग इंग्लैंड में जो है वो चले गए ना, तो इसको हम एक्सटर्नल पॉपुलेशन कहेंगे, एक्स्ट्रापोलेटिंग रिजल्ट टू पाकिस्तान। ठीक है, तो जो यहाँ से इंग्लैंड जाए, अमेरिका जाए, कोई भी जगह जाए, लेकिन ये आपका एक्सटर्नल पॉपुलेशन है मुल्क की सतह पर, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की सतह पर। तो यहाँ पे आपने क्लियर करना है। ठीक है, देखिए हम चाहते हैं कि कोई स्टडी करवाई जाए, तो हम अगर स्टडी करते हैं किस चीज़ को, एक चीज़ हम कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा टीचर था वो हमें ये बताता था कि हम कराची में आगा खान में जो है वो हमने सबसे पहले जनरल पॉपुलेशन की बात की। जनरल पॉपुलेशन में हमने ये बात की कि कराची में, सारे कराची की बात की। ठीक है, स्पेसिफिक एरिया की नहीं की, सारे कराची की जो बंदे हैं उससे हमें जो है वो क्या करना है, वो उस पे स्टडी करता था कि जो क्वालिफाइड नर्सेस थे या जिसके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमने जनरल पॉपुलेशन ली है, और मैंने जो प्रिंसिपल का बात की, हमारा जो टीचर था, ठीक है, तो उसने कि नर्सिंग, वो नर्सिंग आप हम जो है हमारे रिसर्च है कि कितने नर्सेज है क्वालिफाइड, उसके पास लेसन भी हो, 2 ईयर एक्सपीरियंस भी हो। ठीक है, तो वो कौन से और कितने हैं, तो ये सब हम मालूम करने के लिए हमने कराची ली। फिर कराची में हमने वो बातें की कि हमारा वो मतलब पर्सन जो कि नर्स है, लेकिन उसकी मतलब जो इंक्लूजन क्राइटेरिया है, मतलब वो बंदे हमारे इस रिसर्च में शामिल होंगे कि एज ऑफ लेस देन 60 ईयर्स एंड इंक्लूड, मतलब 60 ईयर से जो भी कम हो। ठीक है, तो वो मतलब हमारी इस चीज़ों में जो है वो इंक्लूड होंगी, जो कि कम है 60 ईयर से, और जो 60 ईयर से ज़्यादा है वो नहीं इंक्लूड होंगी। तो इसको हम इंक्लूडेड पॉपुलेशन कहेंगे। फिर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, तो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में मेनली यहाँ पे तो डायबिटिक्स पेशेंट की बात है, ये तो पेशेंट, ये तो मतलब डिजीज वाइज एक वो कर रहा था। लेकिन यहाँ पे वो वाला एग्जांपल कि वो लोग हमारे इस मतलब रिसर्च में शामिल नहीं होंगे जो जिसके पास पीएनसी लाइसेंस नहीं हो, या इंटर्नी हो, या उसकी जो 2 ईयर एक्सपीरियंस पूरा ना हो। ये जो भी बातें हैं, अगर ये मतलब किसी के पास नहीं होते कंप्लीट, तो ये एक्सक्लूजन हो जाएंगे। अगर चाहे वो 60 से ईयर से कम नर्सेस क्यों ना हो, लेकिन ये क्राइटेरिया अगर उसके पास नहीं है, तो ये एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आएगी। तो उसको हम स्टडी पॉपुलेशन कहेंगे। तो उस स्टडी पॉपुलेशन से फिर हम सैंपल लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने जो है वो आगा खान की जो है वो नर्सेस हमने देखे, तो 300 नर्सेस की एक हम फिर क्या लेते हैं, मतलब 300 सैंपल लेते हैं। तो उस 300 पर फ्रीक्वेंसी टेबल में लेके आते हैं, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह बाद में आपको क्लियर होंगी। लेकिन ये बेसिक है, यहाँ पे आप अपनी सर जो है वो सर पे दर्द ना रखें, बाद में सब इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर होगा। लेकिन आपको ये बेसिक ज़रूर याद होनी चाहिए कि जनरल पॉपुलेशन, इंक्लूडेड पॉपुलेशन, एक्सक्लूडेड पॉपुलेशन, सिर्फ ये थोड़ा-सा वॉल्यूम आपके पास होना चाहिए। पैरामीटर, स्टैटिस्टिक क्या होते हैं? तो पैरामीटर इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेजरमेंट समराइज्ड बाय डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक फॉर अ पॉपुलेशन अननोन। ठीक है? तो फॉर एग्जांपल एवरेज इनकम ऑफ हाउसहोल्ड इन पाकिस्तान कितने हैं? तो ये अभी पैरामीटर्स है। पैरामीटर्स इसको कहते हैं कि मेजरमेंट, एक चीज़ को जब हम मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो कराची का पॉपुलेशन ली, तो कराची में जितना बड़ा कराची है ना, उस जितना बड़ी पॉपुलेशन आप लेंगे ना, तो मीन आपको अननोन होगी। तो ये एमसीक्यूज इसी तरीके से ऐसे आते हैं। ठीक है, वो -100 प्लस के बाद ही बातें हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको याद आनी चाहिए, ताकि आपका स्टेट पेपर अच्छी मार्क्स से जो है वो पास हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पैरामीटर्स जब हम मिलेंगे, जहाँ भी मतलब लेंगे ना, तो इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरमेंट समराइज्ड बाय डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का मतलब ये है कि ये हम पॉपुलेशन का सिर्फ नाम लेंगे, हर इंडिविजुअल का हम नहीं लेंगे। ठीक है, और ना ले सकते हैं स्टैटिस्टिक में, पहले हमने क्लियर की लिमिटेशन में। तो पैरामीटर में पहला आपने याद रखना है कि पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन लेते हैं, और पॉपुलेशन ऑलवेज हमारे पास अननोन होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एवरेज इनकम ऑफ हाउस होल्ड इन पाकिस्तान देखें कि पाकिस्तान में हर घर की जो है वो एवरेज इनकम कितना है। ठीक है, तो हाँ, ये तो हमें इस तरीके से मालूम नहीं होंगे कि हम घर बगर पाकिस्तान सब पाकिस्तान को देखेंगे। ठीक है, तो हम फिर उसके लिए एवरेज निकालते हैं। फिर क्या है कि हेमोग्लोबिन की बात की, दूसरा एग्जांपल सेट पैरामीटर्स के है कि हम अगर हेमोग्लोबिन लेवल आप पीपल आप पाकिस्तान में देखेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि मतलब आप खुद अपने लिए जब देखते हैं, मतलब 14 आते हैं, 15 आते हैं, तो आप देखते हैं कि बस ये एवरेज है, नहीं, आप एज अ होल। और ये सर्वे हेमाटोलॉजी के पास, हेमाटोलॉजिस्ट जो रिसर्चर होती है वहाँ पे उसके साथ प्रेजेंट होती है, तो वहाँ से हम जो है वो क्या करते हैं। लेकिन इस
पैरामीटर्स का मकसद ये है कि हम एक एवरेज चीज़ को जो है या एवरेज पॉपुलेशन को जो है वो मतलब लेते हैं, लेकिन पॉपुलेशन हमारे पास अननोन होती है। ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। फिर स्टैटिस्टिक इज द सेम कैरेक्टरिस्टिक सेट ऑफ मेजरमेंट समराइज्ड बाय डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक फॉर अ सैंपल। तो स्टैटिस्टिक में मेनली हम सैंपल पे फोकस करते हैं, ठीक है। मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक होती है ये सेम है पैरामीटर के साथ, लेकिन पैरामीटर में बात पॉपुलेशन की हो रही है और अननोन ये इसका पता नहीं चलता। लेकिन जो स्टैटिस्टिक होती है, फिर स्टैटिस्टिक में हम मतलब क्या करें, डेटा लेते हैं लेकिन सैंपल लेते हैं उसे, और ये एस्टिमेटेड बाय सैंपल होती है, ठीक है। तो ये भी एस्टिमेटेड बाय सैंपल आपने याद रखना है कि ये स्टैटिस्टिक या सैंपल की पॉइंट्स ही होती है। मतलब एक एस्टिमेशन लगाते हैं, फिर एस्टिमेशन बाद में एक अलग अलग यूनिट्स है इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस स्लाइड में भी क्या है कि मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बाद में है, मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो देखिए डेटा क्या है, डेटम जो है वो एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फॉर्म। जब न्यूमेरिकल फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो गया, डेटा हो गया, ठीक है। फिर क्या है कि सोर्स आप या सोर्स के मतलब दो सोर्सेज हो सकती है, एक प्राइमरी डेटा की सोर्स और एक सेकेंडरी डेटा की सोर्स। तो प्राइमरी डेटा ये है कि सिंपल कलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द पेशेंट, मीन कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड ऑफ इंक्वायरी। जहाँ पे भी हम मतलब अपना रिसर्च वगैरह कर दिया, कोई भी पेशेंट की वैल्यू या पेशेंट की जो डिजीज वाइज हम स्टडी करते हैं, तो जहाँ ज़्यादा डिजीज है उस वहाँ जाके उस क्लाइंट के साथ डायरेक्टली हम कनेक्ट होके उससे पूछते हैं कि आपका डिजीज़ किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, आपने क्या किया कि, ठीक है। तो ये फील्ड ऑफ इंक्वायरी का मकसद ये है कि जहाँ हम डायरेक्ट कलेक्शन करते हैं डेटा की, तो उसको हम प्राइमरी डेटा कहेंगे। कलेक्ट फ्रॉम अ स्पेसिफिक पर्पस, और ये हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम बता दें कि अगर इन्फ्लुएंजा हुआ है तो इन्फ्लुएंजा किस तरीके से हुआ, कब हुआ, कितने टाइम, तो इस पेशेंट से हम पूछते हैं। तो ये प्राइमरी डेटा होगा। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड इज अ डिटेल कंप्लीट एंड टू द पॉइंट हम उसमें क्या करते हैं, प्राइमरी सोर्स प्राइमरी डेटा में हम बात करते हैं पेशेंट के साथ। फिर क्या है कि जो सेकेंडरी डेटा हो गया, तो सेकेंडरी डेटा में हम फिर डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अदर पर्पस बाय अनदर एजेंसी कंटेन अननेसेसरी इंफॉर्मेशन कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये सेकेंडरी सोर्स डेटा ये हो गया कि हम अदर सोर्स से विदाउट पेशेंट से जब हम डेटा लेते हैं, फॉर एग्जांपल उसकी हिस्ट्री से, उसकी पेरेंट्स से, उसकी मतलब एनी अटेंडेंस से, ठीक है, तो उसको हम सेकेंडरी डेटा कहेंगे। फिर वेरिएबल की बात हो रही है, तो वेरिएबल हमारे पास क्या है कि वेरिएबल एवरी चेंज अकर है ना, मतलब पर्सन या वन अनदर, ठीक है। तो एवरी वेरिएबल्स क्या है कि हर बंदा दूसरे बंदे से अलग है, ठीक है। कि वेरिएबल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन ऑब्जेक्ट आर अ फिनोमेना दैट इज enabled तो देयर इज enabled टू चेंज एंड इट्स measurable। तो देखिए वेरिएबल हमारे पास एवरी पर्सन ऑब्जेक्ट हर चीज़ का अपना अपना एक क्वालिटी है, एक चेंजेस है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, हुसूसियत है, ठीक है, एक दूसरे से डिफरेंस है। इसीलिए हम वेरिएबिलिटी की बात करते हैं। तो वेरिएबल आपने जानना होती है, ये वेरिएबल की स्ट्रक्चर अगर आपको जान ली ना, तो सारे स्टैटिक आपको जानती थी, ठीक है। तो पहले क्या है कि टू वेरिएबल है, एक क्वालिटेटिव है, एक क्वांटिटेटिव है। तो क्वालिटेटिव का दूसरा नाम कैटेगरियल और एट्रीब्यूट डेटा है। तो ये 3 नाम आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। फिर क्या है कि कैन बी सेपरेटेड इनटू डिफरेंट कैटेगरी दैट आर डिस्टिंग्विश्ड बाय सम न्यूमेरिक सम नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टरिस्टिक आर क्वालिटी जेंडर ऑक्यूपेशंस, ठीक है। तो जेंडर ऑक्यूपेशन ये सब जो है वो क्या है, ये क्वालिटेटिव में ही आती है। और ये इसमें आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि जो क्वालिटेटिव डेटा होती है वो हम क्या कि वो ये नॉन न्यूमेरिकल होती है, क्या है, नॉन न्यूमेरिकल। पॉइंट आ गया। दूसरा जो है वो क्वालिटेटिव डेटा है। क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा होती है जिसमें हम नंबर रिप्रेजेंट काउंट और मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। इसमें क्वांटिटेटिव में मीन क्वांटिटी मकदार, और जो क्वालिटी है मायार होती है, ठीक है। मतलब आपका जेंडर मेल फीमेल है, क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, नेम्स, ठीक है। तो क्वालिटेटिव के पेपर तो 2 टाइप्स है, ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि नॉमिनल है, ऑर्डिनल है। तो नॉमिनल वो मतलब डेटा होती है क्वालिटेटिव में, जिसमें हम कैरेक्टराइज बाय द डेटा कंसिस्ट ऑफ द नेम लेबल और अ कैटेगरी ओनली। द डेटा कैन नॉट बी अरेंज इन ऑर्डरिंग स्कीम सच एज लो एंड हाई। तो देखिए ये पहला पॉइंट हो गया कि जो नॉमिनल डेटा होते हैं ना, तो ये हम मोस्टली नेम से ही जाहिर करते हैं, और उसमें मोस्टली जो है लेबल बना देती है। तो ये नेम, इनसे ही नेम आते हैं। तो नेम से अगर कोई डेटा की कलेक्ट होती है तो वो हम पहला तो क्वालिटेटिव डेटा में रखेंगे, और क्वालिटेटिव की जो सब पार्ट है नॉमिनल, तो नॉमिनल डेटा में रखिए। फॉर एग्जांपल ऑक्यूपेशन, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, फिर आपकी जो गवर्नमेंट सर्विस हो गई या बिजनेस हो गया, टीचर्स हो गया, तो ये सब नेम से है, ये नॉमिनल जो है वो क्वालिटेटिव डेटा है। और इसमें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपने याद रखना है कि यस और नो क्वेश्चन हम नॉमिनल डेटा में ही करते हैं क्वालिटेटिव में, ठीक है।
फिर बात होती है कि जो ऑर्डिनल डेटा है, तो ऑर्डिनल डेटा वो डेटा होती है जिसमें हम ऑर्डर की बात करते हैं, और से मीन ऑर्डर की बात करती है। तो ये भी क्वालिटेटिव डेटा की सब टाइप्स है। तो इनवॉल्व डेटा दैट में बी अरेंज इन अ सम ऑर्डर बट डिफरेंस बिटवीन डेटा वीडियो आइदर कैन नॉट बी डिटरमाइन और आर मीनिंगलेस। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट आपने याद रखना है कि ये ऑर्डर में होंगे, ठीक है, इसका एक खास अरेंजमेंट होंगी, ठीक है। और बिटवीन द डेटा वैल्यू आइदर कैन नॉट बी डिटरमाइन आर द मीनिंगलेस, मतलब ये है कि ये सिविलिटी पे बेस होती है इसका, ठीक है। सिविलिटी पे कैसे, देखिए एग्जांपल है कि सिविलिटी आप कप, अगर एक पर्सन को कप है तो माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, ठीक है। तो ये जब ऑर्डर आ जाती है तो ये मीन और ऑर्डिनल जो डेटा है क्वालिटेटिव में। फिर इकोनॉमिक की स्टेटस की बात हो रही है कि पूरे मिडिल आर अपर क्लास है, ठीक है। तो ये सब क्लासेस, ये अगर कोई भी वेरिएबिलिटी आती है ना, तो ये सारे वेरिएबल तो हैं लेकिन ऑर्डिनल मीन जो ऑर्डर में आती है। फिर वेरिएबल में जो दूसरा है वो क्वांटिटेटिव है। तो क्वांटिटेटिव वो डेटा होती है जिसमें हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं, लेकिन ये क्वालिटेटिव है। तो क्वालिटेटिव में कंटिन्यूस पहला जो है वो डेटा है, ठीक है। जिस तरह पहले हमने जो क्वांटिटेटिव का बात की ना, तो क्वांटिटेटिव सॉरी क्वालिटेटिव का बात की, तो ये सब एक नॉमिनल था, एक ऑर्डिनल था। यहाँ पे कंटिन्यूस है क्वांटिटेटिव का, और दूसरा जो है वो डिस्क्रीट है। तो क्वांटिटेटिव का डेटा यही है कि ये पहला पॉइंट है कि न्यूमेरिक फॉर्म में होंगे। डेटा रिजल्ट फ्रॉम इनफाइनाइटली का वर्ड्स आपने याद रखना है। पॉसिबल video that correspond to some continuous scale that cover a range of video without gap, इंटरप्शन और जंप। ठीक है, तो ये मीन इसका यही है, इसमें जंपिंग वगैरह नहीं होती, विदाउट गैप होती है, इसमें गैप वगैरह नहीं होती फॉर एग्जांपल, और ये इनफाइनाइट नंबर होती है। मतलब ये है कि हम दो से डायरेक्ट तीन में जंप नहीं लेंगे, हम दो मतलब 2.1, 2.3, सॉरी 2.2 और 2.3 अप टू 2.9। जब 2.9 तक चल गया तो तब ही 3 आती है। समझ में आ गया ना, इसी तरीके से। तो ये क्या है, कंटिन्यूस ही डेटा है। अगर आपको कोई चार्ट दे रहा है और आपको बताते हैं, और उस चार्ट में या उस फ्रीक्वेंसी टेबल में पॉइंट्स हैं, तो मीन आपने डायरेक्ट बोलना है कि ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी चार्ट है या डेटा है, ठीक है। इसमें इन्फाइनेटली पॉसिबल वेरियो होती है, जीरो पॉइंट वगैरह ये आती है। फिर ये क्या है, हाँ, और इसमें जो है पहले जो है, इसमें पॉइंट में अगर हम एग्जांपल ले ले, तो अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट में फॉर एग्जांपल 99.9, तो ये पॉइंट ट्रू ज़ीरो होंगी। यहाँ इसमें ये पॉइंट नहीं है, लेकिन मैंने बता दूँ इसमें ट्रू ज़ीरो होंगी। क्या ट्रू ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो का वैल्यू है 99.9 फ़ारेनहाइट, तो यहाँ पे हो गया नंबर, ठीक है। फिर क्या है, फिर क्वांटिटेटिव में और जो दूसरा जो टाइप से डिस्क्रीट है कि डेटा रिजल्ट व्हेन द नंबर ऑफ अ पॉसिबल वैल्यू इज आइदर फाइनाइट नंबर और अकाउंटेबल नंबर ऑफ अ पॉसिबल वैल्यू। फॉर एग्जांपल, जो मतलब यहाँ पे क्या है कि 1 2 3 4, या मतलब इसी तरह से एक नंबर होती है, यहाँ पे जीरो है लेकिन 5 जीरो है। ये जीरो का देखिए, ये 5 जीरो है, या मतलब ये मतलब पहले जो हमने 2050 यहाँ पे है, या अपने याद रखने, जीरो है लेकिन जीरो का तो वैल्यू नहीं है ना, लेकिन स्टार्ट जीरो से होती है। फिर डेटा रिजल्ट, इसमें फाइनाइट नंबर होती है। फाइनाइट नंबर का मकसद ये है कि 1 2 3 4 5 इसी तरीके से, ऐसा नहीं है कि वो 0.5 एक, ये चीज़ें इसमें नहीं होंगी। ये कंटिन्यूस डेटा की बात है, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रीट मतलब फाइनाइट नंबर होंगी। फिर क्या है कि ये काउंटेबल नंबर भी होंगे उसमें। फिर बात हो रही है कि मतलब एपिडेमियोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है, तो वेरिएबल में जो लास्ट है, इसके बाद फिर एग्जांपल है, मैं इंशाल्लाह एक एग्जांपल आपको करवाऊंगा और कंसेप्ट दे रहा हूँ, फिर बाद में आपने सब कुछ है खुद अपने लिए सॉल्व करना है। तो एपिडेमियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है कि डिपेंडेंट वेरिएबल इज वन विच चेंज एज द रिजल्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बीइंग चेंज। देखिए, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात यही है कि अगर एक डिजीज और आउटकम ये क्या डिपेंडेंट है किस चीज़ पे, an independent variable पे is a collected manipulated by the research। फॉर एग्जांपल एक्सपोजर हो गया, रिस्पेक्टर हो गया। देखिए एग्जांपल ये है कि अगर एक पर्सन ऐसा है कि वो सिर्फ, एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एक प्रैक्टिकल भी एग्जांपल देता हूँ, दो एग्जांपल देता हूँ। एक ये है कि एक पर्सन है वो खुद सिर्फ खाता पीता है और बस सोता है, तो इसका जो जिंदगी होता है ना, तो ये और सोता है, तो इसका ये रिस्पेक्टर है, ये जो मतलब वॉलंट सेडेंटरी लाइफ है ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हर किसी के पास ये ताकत है कि आप वो खाते पीते भी लेकिन वो वॉकिंग भी करें,
जिम भी जाए, लेकिन ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर एक पर्सन लापरवाही करता है और वो वर्जिश-वर्जिश नहीं करे, तो फिर बाद में क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल के सामने होंगे, मतलब उसको डिजीज़, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये सब चीज़ें अगर होंगी। तो मतलब ये एग्ज़ाम्पल दूसरा यही है कि अगर आप स्टडी नहीं करते, स्टडी की हर टाइम के हर बंदे के पास टाइम होती है, लेकिन कुछ बंदे स्टडी नहीं करते, तो ये उसकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ख़राब है। तो जब ये रिस्क एक्सपोज़र होगा, तो बाद में रिज़ल्ट का कुछ लाज़िम आउटकम ख़राब निकलेगा, ठीक है? तो इस डिपेंडेंट आपका जीपीए जो है वो डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट पे, समझ गए? फिर क्या है कि जो वेरिएबल है, एग्ज़ाम्पल, पहला एग्ज़ाम्पल यही है कि ये तो सारे हल हुए। जो लास्ट में एक एग्ज़ाम्पल है, ट्यूटोरियल है, मैं आपको ये सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है? लास्ट में ये एग्ज़ाम्पल है होमवर्क वाला, ठीक है? ये बाद में जो है वो ईज़ी है। तो होमवर्क ये है कि एन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी वाज़ कैरिड आउट इन पेशावर टू सी वेदर ओबेसिटी इज़ एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन इन यंग एडल्ट। देखिए, इसमें पॉइंट है कि यंग एडल्ट में स्टडी हो रहा है कि ओबेसिटी काज़ होती है, एसोसिएटेड हाइपरटेंशन के साथ होती है कि नहीं? या पेशावर में कितनी जो है वो कैरी होती है ओबेसिटी की वजह से हाइपरटेंशन एडल्ट में। The investigator decided that it was not possible to take a sample from all the young adults in Peshawar. सारे पेशावर से हम सैंपल नहीं ले सकते, तो इसीलिए इट वाज फेल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर दैट कमर्शियल फिटनेस सेंटर में प्रोवाइड अ गुड सोर्स ऑफ यंग एडल्ट। तो कमर्शियल सेंटर जो फिटनेस का होते हैं, वहाँ पे ये सारे डेटा फिटनेस की जो यंग एडल्ट है उसका वहाँ पड़ा हुआ है, तो वो बता रही है कि हम गुड सोर्स यही है कि उससे हम डेटा लेंगे। तो पहले हमने जो सोर्स ऑफ डेटा की बात की ना, जो सोर्स टारगेट पॉपुलेशन की, तो वो बात है। फिर हम उसमें क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो रैंडम सैंपल ऑफ अ यंग एडल्ट वाज स्टडी फ्रॉम सेवरल फिटनेस सेंटर randomly selected from a detailed list of fitness center in Peshawar and is by a weight and blood pressure of the selected subject was me। तो इसमें ये बात हो रही है कि हम सैंपल लेंगे एडल्ट के किस तरीके से कि फिटनेस सेंटर से, तो हम रेंडमली सेलेक्ट करते हैं उस फिटनेस सेंटर से, लेकिन इसमें हम एक चूज करते हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है उसकी आंसर कि व्हाट इज द टारगेट पॉपुलेशन फॉर दिस स्टडी। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर में दिए होंगे। तो टारगेटेड पॉपुलेशन हमारा पेशावर हो गया, पेशावर में यंग एडल्ट हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है कि व्हाट इज द स्टडी पॉपुलेशन इन दिस स्टडी। इस स्टडी में हम कौन सी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं? यंग एडल्ट की जो पॉपुलेशन है वो हम स्टडी करते हैं। फिर क्या है कि जो तीसरा नंबर है कि डज द सैंपल रिप्रेजेंट द स्टडी पॉपुलेशन। तो इसमें यस जवाब आती है, ठीक है, कि जो सैंपल है आप इसमें देखें कि डज द पॉपुलेशन रिप्रेजेंट द टारगेटेड पॉपुलेशन। तो सी नंबर का जो ऑप्शन है ये यस में आते हैं, क्योंकि जो आप सैंपल स्टडी करते हैं, मतलब जो सब फिटनेस सेंटर से आप डेटा लेते हैं, वो आपका सारे पॉपुलेशन जो है वो क्या करते हैं, वो आपको मतलब रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसमें यस क्वेश्चन आ गया, ठीक है। डज द स्टडी पॉपुलेशन रिप्रेजेंट द टारगेट पॉपुलेशन? नो। देखिए, आपने टारगेट सारे पाकिस्तान को ली, फिर आपने पेशावर की बात की, पेशावर आपका टारगेट पॉपुलेशन हो गया। तो ये बता रही है कि जो आप स्टडी करते हैं, एक फिटनेस सेंटर की बात करते हैं, तो फिटनेस सेंटर के पास कुछ लिमिटेड होती है। तो ये इसमें नो क्वेश्चन आती है कि डज द स्टडी पॉपुलेशन रिप्रेजेंट, स्टडी वाले जो पॉपुलेशन आपने कलेक्ट की फिटनेस सेंटर से, वो टारगेटेड पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर सकता है? नो, नेवर। क्योंकि हर, अगर विलेज गाँव में देखें तो विलेज गाँव में तो वहाँ पे सेहत अच्छी होती है, वहाँ एडल्ट अच्छे हैं, ठीक है, मुताबिक सिटी के, ठीक है। तो ये ऐसा तरीके से आसान आसान क्वेश्चन होती है और वो सॉल्व करना पड़ती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह आप और वीडियो भी अपलोड करेंगे, तो सब्सक्राइब करना है अगर आप लोग नहीं है। खुदा हाफ़िज़।